देखिए, झारखंड में जो परमंडल का गठन है, वो परमंडल हम लोग रटते हैं कि परमंडल बना कैसे। इसका एक ऐतिहासिक माजरा है जिसको आपको बड़ी सिस्टम से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड के राज्यों का नामकरण अपने मन से कर दिया गया, बल्कि इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं और वो इतिहास आपको इस नक्शे में देखने को मिलेगा। इस नक्शे को आप गौर से देखिए, आपको बहुत कुछ चौंकाने वाला तथ्य मिलेगा। उसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट के नामकरण की बात आएगी। जरा गौर कीजिए, यहाँ से जो मैं लकीर खींच रहा हूँ, ये लकीर लकीर नहीं है, ये लकीर उस युग के राजतंत्र की अनोखी कहानी है जहाँ पर राजाओं का सत्ता हुआ करता था। इस नक्शे को लीजिए, ये नक्शा यहाँ से जो लाइन खींच रहे हैं, इतिहास के पन्नों में यहाँ के राजाओं को सिंह राजा कहा जाता था। सिंह राजा 3 भूभागों के शासकों को एकमुश्त कहा जाता था। देखिए, यहाँ ढाल भूम लिखा हुआ है, यहाँ पोराहट लिखा हुआ है। पोराहट ही आगे बटा था, कहलाया था सरायकेला, और ये कोल्हान है। तो पोराहट, कोल्हान और ढाल भूम, क्या क्या हमने वर्ड यूज किया? पोराहट, कोल्हान और ढाल भूम। पोराहट, कोल्हान और ढाल भूम। पोराहट, कोल्हान और ढाल भूम। पोराहट, कोल्हान और ढाल भूम के राजाओं को कहा जाता था, इन तीनों राजाओं को एकमुश्त कहा जाता था सिंह राजा। अब एकदम हू बहा एज इट इज यहाँ के नक्शे को आप देखिए, हू बहा यही नजर आएगा। दिमाग का नस आपका हिला देगा और ये आपको इतना बढ़िया कंसेप्ट दे देगा जो आपके सोच के परे है। देखिए, दोनों का मैप एक जैसा है या नहीं? यहाँ के राजा को क्या कहलाया? सिंह राजा। इसलिए इसका नाम रखा पूर्वी सिंहभूम, इसलिए इसका नाम रखा पश्चिमी सिंहभूम। और देखिए, शुरू से ही सरायकेला था, बंटवारे के बाद तो ये सरायकेला एज इट इज बना रहा। लेकिन मजेदार पहलू क्या आया? यहाँ मजेदार पहलू ये आया कि इस पूरे प्रकरण में आपको कहीं पर भी कोल्हान लिखा हुआ नहीं मिला, इसलिए इस परमंडल का नाम रखा गया कोल्हान परमंडल। क्या नाम हो गया? कोल्हान परमंडल। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इस परमंडल का नाम कोल्हान क्यों रखा। क्योंकि इतिहास के पन्नों में कोल्हान ये हो लोगों का गढ़ है, ये कोल्हान यहाँ हुआ करता था, इसलिए इस परमंडल का नाम पड़ा कोल्हान परमंडल। अब जरा नेक्स्ट फेज आइए। अब हम यहाँ दूसरे कलर से रंग रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका, ये कट कर दीजिए आगे चल करके। ये पूरा इलाका कहलाता था छोटा नागपुर। हालांकि छोटा नागपुर यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इस नक्शे में आप देवघर से कट कर दीजिए, यहाँ से देखिए, हू बहा दोनों का डिजाइन नक्शा एक जैसा लगेगा। यारा, ये नक्शा तो आपके हाथों में 15 नवंबर 2000 के बाद का है, जिसको लोगों ने अलग अलग तिथि पर डिस्ट्रिक्ट का गठन किया। लेकिन राजतंत्रात्मक शासन के युग में ये एक राजा का शासक हुआ करता था। यहाँ नाग वंश था, तो इस इलाके को कहा गया छोटा नागपुर। तो एक परमंडल ये बन गया। यहाँ से कट करके जो इधर बनाया, ये नीचे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक छोटा नागपुर ही है, तो ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी छोटा नागपुर,
उत्तरी छोटा नागपुर और नीचे वाला हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। अब जरा इस नक्शे में आइए आप, जिसको मैंने घेरा है, आपके सामने आंख है, एविडेंस है, और आपको खुली आंखों से नक्शे को मिला करके देखना है। आप ई डिजाइन और ई डिजाइन देखिए, अमूमन एक है या नहीं है। इतने बड़े भूभाग को लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में बांटा, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया रांची, ई हो गया खूंटी, ई हो गया लोहरदगा, ये आ गया आपको गुमला, ई हो गया सिमडेगा, ई हुआ रांची। इतने बड़े एरिया में ये 4 डिस्ट्रिक्ट बनाया। इतने बड़े एरिया, यहीं से काटना है आपको, यहीं से। इतने बड़े एरिया में ये 4 डिस्ट्रिक्ट बना, 5 डिस्ट्रिक्ट बना, और इसी 5 डिस्ट्रिक्ट को नाम रखा गया दक्षिणी छोटा नागपुर। मैं पुनः बतला दूं, यहाँ से यहाँ तक का इलाका है छोटा नागपुर, क्योंकि ऊपर को कहना पड़ता है उत्तरी छोटा नागपुर, तो नीचे का कहलाया दक्षिणी छोटा नागपुर। अब जरा सा फिर से अलग रंग से रंग रहे हैं, आप देखिए, यहाँ से ये इलाका, ये इलाका, अब यहाँ से जो रंग रहे हैं उस इलाके से चलिए, यहां से इस इलाके को और इस इलाके के नक्शे को आप मिला के देखिए। यहां से कट कीजिए, इसमें भी, हाँ, यहां से कट कीजिए। ओहो, बताइए, ये बाउंड्री लाइन का अमूमन नक्शा एक है या नहीं? अब जरा देखिए, यहां पर 4 राजाओं की सत्ता थी, रक्सौल राजा भी रहा है, तो यहां पूरे इलाके का नाम पलामू है। तो यहां पर भी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, कौन सा? पलामू। ई आ गया गढ़वा, ई आ गया लातेहार। अब बतलाइए, यहां पर इतने बड़े भूभाग के लिए क्या वर्ड था इतिहास में? इतने बड़े भूभाग के लिए एक वर्ड था पलामू। इतने बड़े भूभाग के लिए एक वर्ड था पलामू, इसलिए इसका नाम रखा गया पलामू परमंडल। क्या रखा गया? पलामू परमंडल। हालांकि पलामू एक डिस्ट्रिक्ट है। सवाल ये पैदा होता है कि पलामू एक डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, पलामू एक डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी पलामू के नाम पर परमंडल क्यों है? रांची राजनीतिक राजधानी रही है, रांची के क्षेत्र में राजधानी रहा तो भाई रांची के नाम पर रख देता, लेकिन रांची के ऐतिहासिक वजूद से कहीं ज्यादा बड़ा वजूद था इस छोटा नागपुर का, इसलिए ये छोटा नागपुर कहलाया। पलामू जिस भूभाग पर पहले था, आज उस भूभाग पर 3 डिस्ट्रिक्ट है। इसका कोड दिमाग में रख लेना, पगला, पा से पलामू, गा से गढ़वा, ला से लातेहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जो अभी का इलाका है, उसी 3 डिस्ट्रिक्ट के इलाके में कभी हुआ करता था पलामू की राजसत्ता। पलामू वंश हुआ करता था, रिचेर वंश हुआ करता था, भूभाग पलामू था, तो उसी के नाम पर परमंडल का नाम रख दिया पलामू। मतलब यूं ही नहीं है यारा, ये इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ एक रहस्य है जिसको उजागर करना आपको होगा, और ये ऐसे होगा कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन से, सकारात्मक अध्ययन से। किताब को यूं ही ये रट नहीं लेना है कि कोल्हान प्रमंडल में इतना, खाली ट्विस्ट हल्का सा मार देना कि कोल्हान प्रमंडल का नाम क्यों कोल्हान रखा गया, तो इसका आंसर होगा कि पौराहट, कोल्हान, धालभूम के राजाओं को सिंह राजा कहा जाता था। सिंह राजाओं का उल्लेख इस तरह से किया कि पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम बन गया। सरायकेला का वजूद आज भी है, लेकिन कोल्हान का ऐतिहासिक वजूद नहीं था, इसलिए परमंडल का नाम कोल्हान रखा। पलामू डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी पलामू एक परमंडल है, क्योंकि जिस भूभाग पर पलामू है वहां पर कभी राजतंत्र हुआ करता था, और उसी भूभाग पर आज 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसका नाम पलामू पड़ा। इस नक्शे में देखिए संथाल परगना नहीं है, देवघर से कटा हुआ है, यहाँ से देवघर राजमहल कटा हुआ है, यहाँ से हमने काट दिया। ये बात की बसी हुई बस्ती है, दैट इज संथाल परगना। जो बच गया इधर
यही कहलाया उत्तरी छोटा नागपुर। अब अपने से आप निकाल लीजिए कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है। तो रांची के ऊपर रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, इतना डिस्ट्रिक्ट हो गया। और इधर जो बच गया इस संथाल परगना कहलाया। क्यों? ध्यान रखिएगा, 1830 15 से 34 के बीच इस भूभाग से संथाल जनजाति के लोगों को लाकर अंग्रेजों ने यहां बसाया। एक यूं भी कहावत है यारा कि बिना के तार को इतना भी सख्त मत करो कि वो टूट जाए, और इतना भी लूज मत छोड़ो कि झंकार करना बंद कर जाए। 1855-56 में इन्हीं संथालों ने शोषण और दमन के विरुद्ध जब आवाज उठाया, प्रकृति की गोद में रहने वाले ये संथाल जनजाति के लोग सीधे साधे भोले भाले और प्रकृति की विरासत या प्रकृति की विरासत को संभालने वाले, प्रकृति की गोद में रहने वाले इन जनजातियों के ऊपर जब अंग्रेजों ने कहर ढाया, अपनी व्यवस्था को लादा और इसकी परंपरागत व्यवस्था को तोड़ा, तो इन लोगों ने बगावत किया। यही कारण था कि आगे चल करके यूल रूल के तहत इन लोगों की स्थानीय सत्ता स्वायत्तता को मान्यता दे दिया, और मान्यता ही नहीं दिया बल्कि उस इलाका का नाम इन्हीं संथालों के नाम पर रख दिया, संथाल परगना। ये संथाल परगना चूंकि विभिन्न जगहों पर बसा हुआ है, तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए उस जमाने के अनुसार। आप कहोगे परगना क्यों रखा सर? यहां तो रख दिया उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान, यहां परगना क्यों? संथाल परगना क्यों? संथाल परमंडल रख देता डायरेक्ट। संथाल परगना में संथाल चूंकि जानते हैं आपकी एक जनजाति है, और संथालों का जो गांव का एक गांव का मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। एक गांव का जो मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक गांव के बीच कोई विवाद पैदा हो, 2 या 2 से अधिक गांव के बीच, 2 या 2 से अधिक गांव के बीच, 2 या 2 से अधिक गांव के बीच कोई विवाद पैदा होता हो, तो उस कंडीशन में एक प्रशासनिक इकाई बनती है, जो इकाई को परगना कहा जाता है। 10-15 गांव होता है उसमें, तो उस प्रशासनिक इकाई को परगना कहा जाता है, और उसके प्रमुख को परगनैत कहा जाता है। इसलिए इस इलाके का नाम संथाल जनजाति के प्रशासनिक ढांचे, 2 या 2 से अधिक गांवों, यहाँ 2 से अधिक डिस्ट्रिक्टों के लिए वर्ड यूज किया, संथाल परगना। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा तो कम से कम नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हमने इतिहास से तथ्य को ढूंढ कर निकाला है यार, और बड़ी मेहनत से निकाला है कि नामकरण का कारण क्या है। अब इसी में आप लोगों को सीधा सीधी आ जाता है ये चीज कि परमंडल क्या इतने हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल पलामू। अनुमंडलों की संख्या 45, प्रखंडों की संख्या, ये सब चेंज होता रहता है, इसलिए ये सब किसी भी मास्टर के डाटा पर भरोसा मत कीजिएगा। सरकारें बदलेगी, डिस्ट्रिक्ट भी बदल सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। राज्य की नदी बेसिनी 14, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेत्रहाट, सबसे बड़ा वन सरंडा, और सबसे बड़ी नदी घाटी डिभी से। तो इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिर चूंकि अभी एक सामान्य परिचय के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए करेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ भी आप लोगों को कहना हो, हम दिल से बोल रहे हैं, निश्चित रूप से कमेंट करें, बतलाएं, क्योंकि हम YouTube के प्लेटफॉर्म पर अभी बिल्कुल नए हैं। मुश्किल से 19 तारीख को हम पहला बनाए थे, और 24 तारीख से हम इसमें शुरू हैं, मतलब 2 महीना होने को होगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसके एवज में जितना हो सकता है हमसे मैक्सिमम मैं दूंगा, लेकिन जो भी दूंगा मैं फैक्ट पर नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट पर दूंगा। आप कभी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, फैक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा। फैक्चुअल डाटा में और जो किताब में लिखा हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ, जैसे जो पढ़ने की आदत होती है ना, इससे कोई चेंजिंग नहीं आता है। खाली प्रतियोगियों को लगता है कि हमको मटेरियल मिला, यार मटेरियल तो किताब में है। कौन सा मास्टर बाबूजी के घर से अपने पैदा करके पढ़ाता है?
सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको दिमाग में हम रख कैसे लें, आसान तरीके से समझ कैसे लें, जो चाह के भी ना भूल सकें। तो मेरी कोशिश यही होती है, तो आप लोग भी हमको सकारात्मक रूप से सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।